हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैनपॉड पर। दोस्तों, NISM सीरीज़ 15 रिसर्च एनालिस्ट चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन, ये हमारा MCQ पार्ट 1 रहेगा। इससे पहले आपने अगर हमारे वीडियोस देखे हैं तो हमने NISM सीरीज़ 8 से संबंधित जो है वो 2 या 3 जो है हम प्लेलिस्ट लेके आए थे आपके लिए MCQs की, तो वो हमारा काफ़ी सक्सेस रहा था। इसके बाद हम आज से शुरू कर रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट की ये सीरीज़ NISM सीरीज़ 15। तो अगर आप ये सर्टिफिकेशन आसानी से क्लियर करना चाहते हैं तो ये जो MCQ सीरीज़ जितने भी हम आगे जाके अपने चैनल पर डालेंगे ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ये सर्टिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हम NISM सीरीज़ 15 रिसर्च एनालिस्ट चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन MCQs पार्ट 1। तो दोस्तों देखते हैं इसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द की सिमिलरिटी बिटवीन बाइंग अ फ़ोन एंड द वर्क ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मोबाइल खरीदने और रिसर्च एनालिस्ट के कार्य में मुख्य समानता क्या है। ऑप्शन ए, बोथ रिक्वायर गैदरिंग एंड एनालिजिंग इंफॉर्मेशंस, बोथ इन्वॉल्व टैकिंग टू सेल्स फोन, both focus on purchasing the cheapest option, both use personal options to make decision। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मोबाइल खरीदने और रिसर्च एनालिस्ट के कार्य में मुख्य समानता क्या है। तो देखिए दोनों के कार्य में मुख्य समानता क्या होती है, बोथ रिक्वायर गैदरिंग एंड एनालिजिंग इंफॉर्मेशन। तो दोनों का काम क्या होता है, दोनों में जानकारी एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना शामिल है। देखिए जैसे हम मोबाइल खरीदने से पहले फीचर्स देखते हैं, कीमत देखते हैं आदि जो है हम मोबाइल के आपस में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। वैसे ही एक रिसर्च एनालिस्ट जो होता है विभिन्न डेटा का विश्लेषण करता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे चलते हैं तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बोथ रिक्वायर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ क्रूशियल फॉर रिसर्च एनालिसिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट के लिए जो है क्या पूछा गया है कि क्या क्रूशियल रहता है, यानी क्या महत्वपूर्ण जानकारी उसके लिए रहती है। सेलिब्रिटी ओपिनियंस, नहीं ये यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन बी, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी, रिटेल सेल्स ट्रेंड्स। ऑप्शन डी, पॉलिटिकल ओपिनियंस। देखिए रिसर्च जो एनालिस्ट होता है उसके लिए जो होता है वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जानकारी एकत्र करना, ये उसका काम होता है। तो एनालिस्ट जो होता है वो निवेश से संबंधित कंपनियों और क्षेत्रों की जानकारी एकत्र करते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन मैक्रो इकोनॉमिक जानकारी का उदाहरण है। ऑप्शन ए, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। ऑप्शन बी, कंपनी एम्प्लॉय डाटा। ऑप्शन सी, कस्टमर फीडबैक। ऑप्शन डी, प्रोडक्ट सेल्स डाटा। तो यहाँ पे जो है मैक्रो इकोनॉमिक जानकारी का उदाहरण क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़े देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे आपका GDP हो गया, जैसे आपका महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, ये जो आंकड़े होते हैं ये क्या बताते हैं आपको, मैक्रो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इन इंडिया। भारत में आर्थिक जानकारी कौन सा संस्थान जो है, कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशन। ऑप्शन डी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो देखिए भारत में जो है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो है वो ये काम करता है कि भारत की मौद्रिक नीतियाँ और आर्थिक रिपोर्ट्स का मुख्य स्रोत क्या होता है, वो होता है आपका RBI। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रिसर्च एनालिस्ट का मुख्य कार्य क्या है। टू क्रिएट मार्केटिंग स्टडीज,
to evaluate industries and companies for growth, to manage company operations, to design financial product। देखिए एक रिसर्च एनालिस्ट का मुख्य कार्य क्या होता है, उसका मुख्य कार्य होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, टू इवैल्यूएट इंडस्ट्री एंड कंपनीज फॉर ग्रोथ, यानी वे निवेश के लिए उपयुक्त कंपनियों को पहचानने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं? रिसर्च एनालिस्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच इकोनॉमिस्ट बिलीव्ड दैट गवर्नमेंट्स कुड चेंज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बाय एडजस्टिंग टैक्स रेट्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। किस अर्थशास्त्री का मानना था कि सरकार कर दरें और खर्चे बदलकर अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। यहाँ पे उस इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्री का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी जॉन मेनार्ड किन्स, ऑप्शन सी मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉन मेनार्ड किन्स। किन्स का मानना था कि सरकार जो है वो खर्च और कर दरों द्वारा मांग को नियंत्रित कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर मैंशनड इन द पैसेज। तो यहाँ पे कोई पैसेज दिया था, वो तो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं। तो यहाँ पे इसका मैं सीधा ही आपको करेक्ट आंसर बता सकता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, उपभोक्ता की पसंद। देखिए उपभोक्ता की पसंद जो होती है वो माइक्रो पर आती है ना कि मैक्रो पर। देखिए इन्फ्लेशन जो होता है वो आपका पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स को बताता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी वही बेरोजगारी दर जो होती है वो भी आपका पूरा देश का एक आंकड़ा होता है। इंटरेस्ट रेट भी आपका एक तरीके से मैक्रो आंकड़ा होता है ना कि माइक्रो। तो यहाँ पे उपभोक्ता की पसंद जो होगी वो आपकी माइक्रो होगी ना कि मैक्रो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज दैट एनालिस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के क्या प्रभाव होते हैं जिन्हें एनालिस्ट को समझना चाहिए। तो राजकोषीय नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दोनों की, मॉनेटरी यानी मौद्रिक होता है, फिजिकल मतलब राजकोषीय नीति होता है। देखिए ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है अगर आप इसको क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो। और अभी तो ये बेसिक जब आपका फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है कि रिसर्च एनालिस्ट का प्रोफेशन क्या होता है, तो अभी तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप आगे आगे जैसे जैसे देखोगे क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ेंगे और क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो क्वेश्चंस पे आते फिर से यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के क्या प्रभाव होते हैं जिन्हें एनालिस्ट को समझना चाहिए। तो द बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स, द ऑपरेटिंग फैक्टर्स ऑफ बिजनेस, द इफेक्ट ऑन द ओवरऑल इकोनॉमी, और ऑप्शन डी द इनोवेशन रेट इन द इंडस्ट्री। देखिए राजकोषीय मौद्रिक नीतियों के क्या प्रभाव होते हैं जिन्हें एनालिस्ट को समझना चाहिए। तो ये इसका होता है द इफेक्ट ऑन द ओवरऑल इकोनॉमी, यानी एक एनालिस्ट को ये समझना चाहिए कि ये जो नीतियाँ होती है ये आर्थिक वृद्धि, महंगाई और बेरोजगारी को प्रभावित करती है, यानी समग्र अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है, ओवरऑल इकोनॉमिक पर। तो चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालिस्ट इंटरेस्टेड इन रिगार्डिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विदेशी निवेश के संदर्भ में एनालिस्ट किन बातों में रुचि रखते हैं। ऑप्शन ए इंटरेस्ट रेट एंड टैक्स पॉलिसीज, ऑप्शन बी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज, ऑप्शन सी इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैरिफ्स, ऑप्शन डी लोकल कंज्यूमर डिमांड। देखिए यहाँ पे विदेशी निवेश के संदर्भ में एनालिस्ट किन बातों में रुचि रखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। और आपने सुना भी होगा एफडीआई के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर रखता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो एनालिस्ट को भी जो है वो एफडीआई और एफपीआई का पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसको इंटरेस्ट भी होता है इसमें। तो ये निवेशक देश में पूंजी लाते हैं और जिससे क्या होता है, शेयर बाज़ार प्रभावित होता है। तो आपने देखा होगा जैसे ही एफडीआई आपके बाइंग करते हैं तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। इसको भी हम आगे डिटेल से देखेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वाई इज़ डायरेक्ट
इंटरेक्शन विद कंपनी मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट फॉर रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी प्रबंधन से सीधा संवाद रिसर्च एनालिस्ट के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। देखिए, कंपनी प्रबंधन से सीधा संवाद रिसर्च एनालिस्ट के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन ए टू मेक पर्सनल कनेक्शंस, व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए। ऑप्शन बी टू गेन बेटर इंसाइट्स इनटू द कंपनीज विजन एंड स्ट्रेटजी। ऑप्शन सी टू अटेंड कंपनी इवेंट्स। ऑप्शन डी टू कंट्रोल स्टॉक मार्केट प्राइजेज। देखिए, एक कंपनी प्रबंधन से एनालिस्ट का जो है सीधा कनेक्शन या फिर सीधा आपके कम्युनिकेशन क्यों आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि कंपनी की जो रणनीति होती है और दृष्टिकोण को बेहतर समझने के लिए, कंपनी का जो विज़न होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कंपनी का दृष्टिकोण एंड स्ट्रेटजी यानी उसकी रणनीतियाँ, उनको समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए इस जो एनालिस्ट होता है उसका सीधा यहाँ पे क्या होना चाहिए, डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए कंपनी के मैनेजमेंट से, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। रिसर्च एनालिस्ट रियली solely on quantitative data like revenue and profitability for their analysis। तो ये आपसे पूछा गया है कि रिसर्च एनालिस्ट केवल राजस्व और लाभ जैसे मात्रात्मक डेटा पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मात्रात्मक डेटा की बात की गई है, तो ऐसा नहीं है, यानी इसका आंसर जो होगा वो ये क्या कहा, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू नहीं है, यानी ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, फॉल्स। और यहाँ पे देखिए बताया भी गया है, दे ऑल्सो कंसिडर क्वालिटेटिव फैक्टर लाइक। देखिए क्वांटिटेटिव की बात की थी, यानी सिर्फ क्वांटिटेटिव ही डाटा नहीं उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, दोनों क्वांटिटेटिव भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी वो भी उनको ध्यान रखते हैं। जैसे आपके इथिक्स हो गया, बिजनेस प्लान्स हो गए, एफिशिएंसी हो गई, तो वे गुणवत्ता संबंधी पहलुओं जैसे कार्य संस्कृति, रणनीति आदि का भी ध्यान उतना ही रखते हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट्स होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रिसर्च एनालिस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ओनली फ्रॉम द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट। रिसर्च एनालिस्ट केवल वार्षिक रिपोर्ट से जानकारी एकत्र करते हैं, तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रॉम प्लांट विजिट्स, इंटरव्यूज, सर्वे, गवर्नमेंट डाटा etc। रिसर्च एनालिस्ट केवल वार्षिक डाटा रिपोर्ट से डाटा एकत्रित नहीं करते हैं, वे प्लांट विजिट भी करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, सरकारी आंकड़ों से भी जो है वो जानकारी जुटाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सेल साइड एनालिस्ट पब्लिश रिपोर्ट फॉर द पब्लिक डोमेन विथ बाय होल्ड सेल्ड रिकमेंडेशंस। सेल साइड एनालिस्ट सार्वजनिक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं जिसमें खरीद, रखे, बेचे की सिफारिश होती है। तो ये क्या है, ये आपका सही होगा, आपका ट्रू स्टेटमेंट बताया गया है। क्या कहा गया है कि सेल साइड एनालिस्ट जो होता है वो सार्वजनिक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं जिसमें खरीद या फिर रखना है या फिर बेचने की जो होती है सिफारिश की जाती है। तो स्टेटमेंट क्या होगा, आपका ट्रू होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Independent research analysts provide research reports only to regulator and stock exchanges। स्वतंत्र रिसर्च एनालिस्ट केवल नियामकों और स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट देते हैं। तो इसका ये जो ऑप्शन दिए, ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये क्या है, ये फॉल्स होगा। वे रिपोर्ट जो हैं विभिन्न ग्राहकों को बेचते भी हैं, जैसे निवेशक, फंड प्रबंधक, आपके फंड मैनेजर्स हो गए, आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर इन्वेस्टर हो गए। तो ये इसका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ न्यू फोन इज कंपेयर टू द एनालिस्ट प्रोसेस फॉलोड बाय रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि मोबाइल चयन की प्रक्रिया को रिसर्च एनालिस्ट के विश्लेषण से तुलना की गई है। क्या ये सही बात है? तो ये सही था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी देखा था, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। रिसर्च एनालिस्ट हेल्प क्लाइंट्स टेक, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है, डिसीजन बाय एनालिजिंग डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। रिसर्च एनालिस्ट विभिन्न स्रोतों से डाटा क्या करते हैं, डाटा का विश्लेषण कर ग्राहकों को
निर्णय लेने में मदद करते हैं। कौन सी निर्णय लेने में मदद करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट वाली जो है इन्वेस्टमेंट वाले डिसीजन या निर्णय लेने में वो मदद करते हैं। तो इसमें आएगा इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे देखिए हमने इस पार्ट 1 में हमने यहाँ पर और इस चैप्टर में हमने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए फिल इन द ब्लैंक्स के। सेकंड जो चैप्टर होगा उसमें हम आपको ऑप्शंस भी देंगे फिल इन द ब्लैंक्स के। तो चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। बाई साइड एनालिस्ट यूजुअली वर्क फ्रॉम। बाई साइड एनालिस्ट आमतौर पर क्या करते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स लाइक म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड एंड हेज फंड। बाई साइड एनालिस्ट आमतौर पर क्या करते हैं? किसके लिए काम करते हैं? एसेट्स मैनेजर के लिए काम करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड आदि। तो यहाँ पे इसमें आएगा फिल इन द ब्लैंक में एसेट्स मैनेजर्स। तो यहाँ पर आंसर इसका एसेट्स मैनेजर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इकोनॉमिक डाटा इज ऑफ्टन सोर्सेज फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस लाइक द, यहाँ पे ब्लैंक दिया है, एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आर्थिक आंकड़े अक्सर और भारतीय रिजर्व बैंक जैसी संस्थाओं से प्राप्त होते हैं। तो एक तो यहाँ पे संस्था दे दी है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बात की है किसकी? इकोनॉमिक डाटा की। तो एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड कराता है, और दूसरा यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आएगा IMF। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सेल साइड एनालिस्ट प्रोवाइड ब्लैंक दिया है ऑन द फ्यूचर अर्निंग एंड प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। सेल साइड एनालिस्ट कंपनी के भविष्य के मुनाफे और शेयर मूल्य प्रदर्शन पर क्या करते हैं? मूल्य लक्ष्य यानी प्राइस टारगेट प्रदान करते हैं। तो ये सेल साइड जो एनालिस्ट होते हैं वो प्राइस टारगेट आपको प्रोवाइड कराते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द रोल ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट इज टू एक्ट एज अ, ऑप्शन यहाँ पे ब्लैंक दिया है, बाय इवेल्यूएटिंग कंपनीज एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रिसर्च एनालिस्ट का कार्य कंपनियों का मूल्यांकन के रूप में कार्य करना है। किसके रूप में कार्य करना है? सेलेक्टर के रूप में, चयनकर्ता के रूप में कार्य करना होता है। किसका? रिसर्च एनालिस्ट का। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यहाँ पे फिर से MCQs स्टार्ट हो गए हैं। वेयर डू रिसर्च एनालिस्ट गैदर इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि रिसर्च एनालिस्ट उद्योग विशिष्ट जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं? न्यूज़पेपर से, इंडस्ट्री स्पेसिफिक जर्नल एंड पब्लिकेशन से, सोशल मीडिया से, या टेलीफोन रिपोर्ट से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक जर्नल एंड पब्लिकेशंस। यानी जो आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो पत्रिकाएं होती है या फिर उनके जो प्रकाशंस होते हैं, पब्लिकेशन, वहाँ से जो है वो उद्योग की विशिष्ट जानकारी यहाँ से प्राप्त की जाती है। किसके द्वारा? रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। विच सोर्स प्रोवाइड कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ऑप्शन है इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। कंपनी विशिष्ट जानकारी कौन सा स्रोत देता है? तो इंडस्ट्री रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट्स, मार्केटिंग रिपोर्ट, या कस्टमर सर्विस फीडबैक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट्स। चलते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ फोन बेस्ड ऑन फीचर्स एंड प्राइस इज कंपेयर टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। तो यहाँ पे आपसे स्टेटमेंट क्या पूछा गया है कि विशेषता और मूल्य के आधार पर मोबाइल चुनने की प्रक्रिया रिसर्च एनालिस्ट की निर्णय प्रक्रिया से मेल खाती है। तो वही क्वेश्चन हमारा फर्स्ट की तरफ ही फिर से ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही काम है। यहाँ पे मोबाइल के हम फीचर्स देखते हैं, जबकि रिसर्च एनालिस्ट का भी यही काम होता है कि वो विश्लेषण करता है डाटा का, तो उसको भी विश्लेषण करके ही आगे जो है वो डिसीजन लेना पड़ता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। रिसर्च एनालिस्ट ओनली यूज फाइनेंशियल डाटा फॉर एनालिसिस इग्नोरिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट लाइक बिजनेसेस प्लान्स। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि रिसर्च एनालिस्ट केवल वित्तीय डेटा का उपयोग करते हैं और व्यवसाय योजना जैसी गुणात्मक बातों को अनदेखा करते हैं। तो ये हमने पहले ही देखा था, सिर्फ क्वालिटेटिव जो है एस्पेक्ट नहीं देखा जाता है, क्वांटिटेटिव भी देखा जाता है। दोनों ही प्रकार के जो है वो एस्पेक्ट देखे जाते हैं। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा।
तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट इन्वॉल्व्स 2 मेन स्टेप्स। रिसर्च एनालिस्ट की निर्णय प्रक्रिया 2 मुख्य चरणों में होती है। तो एक चरण तो इन्होंने दे दिया है, एक दे दिया है इन्होंने एनालिसिस यानी आपका विश्लेषण, और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा आपका रिसर्च यानी अनुसंधान। तो रिसर्च एनालिस्ट निर्णय प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहला होगा आपका रिसर्च और दूसरा होगा आपका एनालिसिस यानी अनुसंधान और विश्लेषण। तो चलते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। डाटा रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर इज ऑफ्टन सोर्स्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन सच एज, यहाँ पे ब्लैंक दिया है, एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक कारकों से संबंधित डेटा अक्सर किन संस्थानों से प्राप्त किया जाता है। तो ये एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन ही कहेंगे हम। एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई डाटा जो है वो आपके इकोनॉमिक डाटा देता है, और दूसरा होगा जो हमारा आईएमएफ होगा यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो चलते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। वाई डू एनालिस्ट फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि विश्लेषक बचत और निवेश की प्रवृत्तियों पर ध्यान क्यों देते हैं। एनालिस्ट जो होते हैं वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पैटर्न पर ध्यान क्यों देते हैं। और टू आइडेंटिफाई कस्टमर बाइंग ट्रेंड्स, ऑप्शन बी टू असेस द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, ऑप्शन सी टू प्रिडिक्ट इन्फ्लेशंस, और ऑप्शन डी टू डिटरमाइन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टू असेस द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी। बचत और निवेश से देश की आर्थिक ताकत का पता चलता है, इसीलिए क्या है एक एनालिस्ट जो है वो फोकस करता है आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न पर, अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। What global factor do analysts monitor to understand GDP growth? GDP वृद्धि को समझने के लिए विश्लेषक यानी आपका एनालिस्ट जो है वो कौन से वैश्विक कारकों पर नज़र रखते हैं। ग्लोबल यहाँ पे फैक्टर की बात की गई है, ग्लोबल फैक्टर की बात। ऑप्शन ए स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस, ऑप्शन बी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन सी इंटरेस्ट रेट्स, ऑप्शन डी पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस। देखिए यहाँ पे निर्यात आयात जो होता है देश की उत्पादन और व्यापार क्षमता को की संकेत देता है कि कैसा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम क्या करेंगे, चीज़ों को एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं यानी निर्यात कर रहे हैं, तो समझिए देश में जो है चीज़ें बाहर से ज़्यादा आ रही है। और यदि हम इंपोर्ट अगर ज़्यादा करते हैं, माफ़ कीजिएगा, अगर इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट यानी आयात होता है, तो समझिए आप क्या कर रहे हैं, देश से बाहर से जब चीज़ें आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे परचेजिंग बाहर से ज़्यादा हो रही है। जबकि हम अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट करने का सीधा सा मतलब है कि देश में चीज़ें बन रही हैं और बाहर जा रही है, तो उसमें देश की इकोनॉमी भी मजबूत होती है और जीडीपी भी यहाँ पर बढ़ती है। तो ये खैर हम एनालिस्ट की बात कर रहे हैं कि ये एनालिस्ट को ये भी मॉनिटर करना पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। Why is understanding the regulatory environment important for research analyst when evaluating industries? उद्योगों का मूल्यांकन करते समय नियामकीय वातावरण को समझना क्यों जरूरी है। ऑप्शन ए इट डिफाइंस द मार्केट साइज, ऑप्शन बी इट अफेक्ट बिजनेसेस मॉडल्स एंड ऑपरेशन कंस्ट्रेंट्स, ऑप्शन सी इट डिटरमाइन द एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज, ऑप्शन डी इट इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उद्योगों का मूल्यांकन करते समय नियामकीय वातावरण को समझना क्यों जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इट अफेक्ट्स बिजनेस मॉडल्स एंड ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट, यानी नियमों के कारण उद्योगों के संचालन में कई सीमाएं आ सकती है। तो क्या होता है कि ये व्यवसाय के मॉडल और संचालन पर प्रभाव डालता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। What might analyst study to understand competition in an industry? किसी उद्योग में प्रतिस्पर्धा को समझने के लिए विश्लेषक क्या अध्ययन करते हैं, यानी एक एनालिस्ट को क्या अध्ययन करना पड़ता है कंपटीशन को समझने के लिए।
तो पहला ऑप्शन होगा ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, आपके वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करना पड़ेगा। ऑप्शन बी कॉम्पिटिटर्स बिजनेस मॉडल्स, यानी प्रतिस्पर्धियों के व्यापार मॉडल को उसको जो है वो अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रतियोगियों की रणनीतियाँ बाजार में प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है, इसीलिए प्रतिस्पर्धियों के व्यापार मॉडल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। व्हाट डज डिमांड सेंसिटिविटी टू प्राइस चेंज रेफर टू? ऑप्शन ए हाउ क्विकली अ कंपनी कैन चेंज इट्स प्राइजेस। ऑप्शन बी हाउ मच कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर चेंज विथ प्राइस चेंजेस। ऑप्शन सी हाउ फास्ट न्यू प्रोडक्ट आर लॉन्च्ड। ऑप्शन डी द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑन, यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्ड रह गया है, इन्वेस्टमेंट ऑन प्रीसीज, यानी प्राइस, यहाँ पे कोई वर्ड मिसिंग है। तो चलते हैं, क्या एक क्वेश्चन है फिर से समझते हैं। व्हाट डज डिमांड सेंसिटिविटी टू प्राइस चेंज रेफर टू? कीमतों में बदलाव के प्रति मांग की संवेदनशीलता का क्या मतलब है? तो इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाउ मच कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर चेंजेस विथ प्राइस चेंजेस, यानी उपभोक्ता की खरीदारी में कीमत से कितना बदलाव आता है। उपभोक्ता की खरीदारी में कीमत, यानी कीमत अगर बढ़ती है तो उपभोक्ता क्या करता है, और कीमत घटती है तो उपभोक्ता क्या करती है। वैसे आपको मांग का नियम पता होगा कि मांग का नियम जो होता है वो कीमत पे ही डिपेंड करता है, यानी कीमत अगर बढ़ती है तो आपकी जो डिमांड होती है वो आपकी डिमांड कम हो जाती है, और कीमत अगर घटती है तो जो मांग है, आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो इसमें रेसिप आपके एक तरीके से नेगेटिव या विपरीत संबंध होता है आपकी प्राइस और डिमांड में। तो चलते हैं आगे। इसको वैसे प्राइस इलास्टिसिटी भी कहा जाता है, यानी आपके प्राइस मूल्य लोच हम कह सकते हैं हिंदी में, प्राइस इलास्टिसिटी। ये सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ जो बीच में आ रहे हैं, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है यहाँ पे। चलते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। वाई इज़ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कंपनी मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट फॉर रिसर्च एनालिस्ट? रिसर्च एनालिस्ट के लिए कंपनी प्रबंधन से सीधा संवाद क्यों ज़रूरी है? तो ये एक तरीके से हमने ये क्वेश्चन पहले भी देखा था फिल इन द ब्लैंक्स में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। टू गेन बेटर इंसाइट्स इनटू द कंपनी विजन एंड स्ट्रेटजीज, यानी कंपनी की दृष्टिकोण और उसकी रणनीतियों को बेहतर समझने के लिए आपके रिसर्च एनालिस्ट का सीधा इंटरेक्शन होना चाहिए कंपनी के मैनेजमेंट से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। व्हाट रिस्क डज अ रिसर्च एनालिस्ट फेस व्हेन कम्युनिकेटिंग विद अ कंपनीज मैनेजमेंट? यहाँ पे आपसे कहा गया है कि कंपनी के प्रबंधन से बातचीत करते समय रिसर्च एनालिस्ट को किस जोखिम का सामना करना पड़ता है। किससे बात करते समय? कंपनी के प्रबंधन से बातचीत करते समय। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस। नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द कंपनी प्रोडक्ट, उत्पाद न समझ पाना। ऑप्शन बी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, डिफ़िकल्टी इन शेड्यूलिंग मीटिंग्स। और ऑप्शन डी मिसकम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, प्रबंधन द्वारा भ्रामक जानकारी देना। इसीलिए कंपनी के प्रबंधन से बातचीत करते समय रिसर्च एनालिस्ट को इस जोखिम का सामना हमेशा करना पड़ता है कि प्रबंधक द्वारा अगर कोई जानकारी गलत दे दी है या भ्रामक दे दी है। इसलिए तो कभी कभी क्या होता है, कंपनियां जानबूझकर मतलब अच्छी छवि बनाने के लिए, यानी पॉजिटिव एक छवि बनाने के लिए जानबूझ के क्या करती है, आपके सकारात्मक छवि दिखाती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए एक रिसर्च एनालिस्ट को इस चीज़ का हमेशा, इस जोखिम का सामना करना पड़ सकता है कि अगर प्रबंधक गलत जानकारी दे रहा है तो उसे फिर ये पता करना मुश्किल हो जाता है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। व्हाट शुड एनालिस्ट डू बिफोर मीटिंग अ कंपनीज मैनेजमेंट? कंपनी के प्रबंधन से मिलने से पहले विश्लेषकों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए एनालिज स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स, शेयर बाजार की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए। ऑप्शन बी कंडक्ट थ्रोट रिसर्च ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर एंड फाइनेंशियल्स।
ऑप्शन सी, इंश्योर देयर रिकमेंडेशंस आर रेडी, ऑप्शन डी, राइट द रिपोर्ट बिफोर हैंड। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कंडक्ट थ्रोट रिसर्च ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट एंड कंपिटिटर्स एंड फाइनेंशियल्स। कंपनी के प्रबंधन से मिलने से पहले आपकी रिसर्च एनालिस्ट को क्या करना चाहिए कि कंपनी के उत्पाद, उसके कंपिटिटर्स कौन है और वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल्स जो है स्थिति का गहन अध्ययन करना चाहिए, फिर कंपनी के प्रबंधन से उसको मिलना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। वाई इज़ प्री मीटिंग रिसर्च इम्पोर्टेंट फॉर एनालिसिस्ट? वाई इज़ प्री मीटिंग रिसर्च इम्पोर्टेंट फॉर एनालिस्ट? यहाँ पे पूछा गया है कि विश्लेषकों के लिए प्री मीटिंग रिसर्च क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है? टू इम्प्रेस द मैनेजमेंट को प्रभावित करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं होता है। टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरव्यूज़, ऑप्शन सी, टू इंक्रीज देयर नेटवर्क, ऑप्शन डी, टू राइट बेटर स्टोरीज फॉर द मीडिया। देखिए इसका करेक्ट आंसर और बेटर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरव्यूज़। जो हमारा इंटरव्यू होता है उसमें सीमित अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके प्री मीटिंग रिसर्च हम करते हैं। किसको करना चाहिए? आपके एनालिस्ट को ये कर लेना चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। बाय साइड एनालिस्ट पब्लिश देयर रिसर्च रिपोर्ट इन द पब्लिक डोमेन फॉर रिटेल इन्वेस्टर। बाय साइड विश्लेषक खुदरा निवेशकों के लिए सार्वजनिक डोमेन में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। तो ये इसका क्या होगा, आपके असत्य होगा यानी फॉल्स होगा। बाय साइड विश्लेषक खुदरा निवेशकों के लिए सार्वजनिक डोमेन में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करते हैं। ये रिपोर्ट जो होती है आंतरिक उपयोग के लिए फंड प्रबंधकों को देते हैं। तो ये इसका गलत स्टेटमेंट होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। फिर से एक स्टेटमेंट दिया है, कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड थ्रू फैक्ट्री विजिट्स एंड एम्प्लॉय इंटरव्यूज़। फैक्ट्री विजिट और कर्मचारियों से साक्षात्कार द्वारा कंपनी विशिष्ट जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट दे रखा आपके, तो ये सही होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। रिसर्च एनालिस्ट में वर्क फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक, म्यूचुअल फंड और इंडिपेंडेंट फर्म। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रिसर्च एनालिस्ट जो है निवेश बैंकों, म्यूचुअल फंड या स्वतंत्र फर्मों में काम कर सकते हैं। तो ये आपके बिल्कुल कर सकते हैं, तो ट्रू स्टेटमेंट है ये। यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट जो है वो निवेश बैंकों, म्यूचुअल फंड या फिर जहाँ पे भी उसको इंडिपेंडेंट फर्म्स जो होती है वहाँ पे वो काम कर सकता है। तो ये ट्रू होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। रिसर्च एनालिस्ट एनालाइज बोथ फैक्टर लाइक रेवेन्यू एंड क्वालिटेटिव फैक्टर लाइक वर्क एथिक्स। तो वही ये भी एक तरीके से रिपीट क्वेश्चन है, पहले आपके एमसीक्यूज में था, अब यहाँ पे फिर से फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है। क्वालिटेटिव फैक्टर और दूसरा था आपके क्वांटिटेटिव, दोनों ही यहाँ पे वो उसका विश्लेषण करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वांटिटेटिव, तो इसका आंसर होगा क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। चलते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। सेल साइड एनालिस्ट प्रोवाइड सच एस बाय, होल्ड और सेल बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस। सेल साइड एनालिस्ट क्या प्रदान करते हैं? खरीद करनी है या फिर आपको होल्ड करना है या फिर सेल करना है। तो ये आपकी क्या है, रिकमेंडेशंस यहाँ पे आएगा, उसकी सिफारिशें होती है एनालिस्ट की। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। बाय साइड एनालिस्ट प्राइमरीली जनरेट रिपोर्ट फॉर, यहाँ पे ब्लैंक दिया है, कंजप्शंस बाय फंड मैनेजर। बाय साइड एनालिस्ट मुख्य रूप से फंड प्रबंधकों के इंटरनल उपयोग के लिए क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है इंटरनल उपयोग के लिए, यानी यहाँ पे इंटरनल आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। व्हाट प्राइमरी स्किल इज एसेंशियल फॉर अ रिसर्च एनालिस्ट इन डीलिंग विथ फाइनेंशियल डाटा। वित्तीय डेटा से निपटने के लिए रिसर्च एनालिस्ट के लिए सबसे आवश्यक कौशल कौन सा है? क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच, कंफर्ट इन डीलिंग विथ नंबर्स, अंकों से सहजता, या फिर आर्टिस्टिक स्किल्स, फिजिकल फिटनेस। तो नहीं, ये सब नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कंफर्ट इन डीलिंग विथ नंबर्स। एक
वित्तीय डेटा से निपटने के लिए रिसर्च एनालिस्ट के लिए सबसे आवश्यक कौशल होगा नंबर से डील करना। कंफर्ट होना चाहिए उनको नंबर से डील करने में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अ रिसर्च एनालिस्ट टू आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड रिलेशनशिप। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रवृत्तियों और संबंधों की पहचान करने के लिए रिसर्च एनालिस्ट को क्या करना जरूरी है। ऑप्शन ए आर्टिस्टिक स्किल्स, ऑप्शन बी एनालाइजिंग फाइनेंशियल फैक्टर यानी वित्तीय कारकों का विश्लेषण, यही इसका करेक्ट आंसर होगा एनालाइजिंग फाइनेंशियल फैक्टर्स। तो चलते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। व्हाट शुड एन एनालिस्ट बी मेथोडिकल एंड डिसर्निंग अबाउट। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, फिर से देखते हैं क्वेश्चंस को। विश्लेषण, आपके डाटा एनालिस्ट को किस विषय में विधिपूर्वक और सूक्ष्म होना चाहिए, मेथोडिकल और डिसर्निंग होना चाहिए। तो ये आपकी किस विषय की बात की गई है। वेयर टू फाइंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, हाउ टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन आर्टिस्टिकली, ऑप्शन सी क्रिएटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ऑप्शन डी इंक्रीजिंग सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वेयर टू फाइंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। प्रासंगिक जानकारी कहाँ से मिलेगी, इसके लिए एक आपके एनालिस्ट को विधिपूर्वक और सूक्ष्म होना चाहिए, यानी उसको आवश्यक जानकारी कहाँ से मिले ये उसको पता होना चाहिए। आवश्यक और यहाँ पे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, प्रासंगिक जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन हो वो कहाँ से मिले, इसके लिए हमेशा एक एनालिस्ट को तैयार रहना चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। What ability is crucial for an analyst to understand competitive dynamics in a businesses। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसी व्यवसाय में प्रतिस्पर्धात्मक और गतिशीलता को समझने के लिए एनालिस्ट के लिए कौन सी क्षमता महत्वपूर्ण है। एबिलिटी की यहाँ पे बात की गई है, कौन सी एबिलिटी, तो कॉम्पिटिटिव और डायनामिक बिजनेस की आपकी प्रतिस्पर्धात्मक और गतिशीलता को समझने के लिए तो कौन सी क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन ए एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग बिजनेसेस मॉडल्स, ऑप्शन सी फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी क्रिएटिव राइटिंग। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल्स। तो ये इसको पता होना चाहिए कि व्यापार मॉडल को समझना या समझ आना उसके डाटा एनालिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। Why is it important for a research analyst to be good with numbers? रिसर्च एनालिस्ट के लिए अंकों में निपुण होना क्यों ज़रूरी है। देखिए पहले भी आया था एक ऐसा क्वेश्चन कि क्यों ज़रूरी है, तो देखते हैं ऑप्शन देखते हैं फिर इसका उत्तर देते हैं। टू मेक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशंस, जटिल प्रस्तुतियों को बनाने के लिए, तो ऐसा तो नहीं होता है। टू एनालाइज फाइनेंशियल फैक्टर एंड ट्रेंड्स, टू वर्क इन मार्केटिंग, टू मैनेज टीम्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वित्तीय प्रवृत्ति और कारकों का विश्लेषण करने के लिए एक रिसर्च एनालिस्ट के लिए नंबर से आपके अंकों में निपुण होना जरूरी है, यानी नंबर से आपको गुड होना चाहिए एनालिस्ट करना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। बिफोर मीटिंग अ कंपनीज मैनेजमेंट, कंपनी के प्रबंधन से मिलने से पहले मैनेजमेंट एनालिस्ट मस्ट रीड द कंपनीज, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया है, टू अंडरस्टैंड इट्स गोल्स एंड डायरेक्शंस। कंपनी के प्रबंधन से मिलने से पहले विश्लेषकों को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए एनुअल रिपोर्ट। ये हमने पहले MCQ में भी देखा था और आपके ट्रू एंड फॉल्स में भी देखा था। तो एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना चाहिए उसको, किसको, रिसर्च एनालिस्ट को। तो चलते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। एनालिस्ट मस्ट मेंटेन ब्लैंक एंड नेचुरलिटी इन देयर ओपिनियंस वाइल कंडक्टिंग रिसर्च। यानी यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एनालिस्ट यानी एक एनालिस्ट को अनुसंधान करते समय अपनी राय में एक तो ऑप्शन दिया है आपको निष्पक्षता, न्यूट्रलिटी यानी न्यूट्रल रहना चाहिए एक तरीके से, ये हम कह सकते हैं निष्पक्ष बनना चाहिए। और दूसरा क्या होगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में, तो वो होगा इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, एनालिस्ट को ये हमेशा
मेंटेन करना चाहिए, कि उसको न्यूट्रल रहना चाहिए और उसको स्वतंत्र रहना चाहिए, किसी दबाव में जानकारी नहीं देनी चाहिए या फिर अपना जो है वो डिसीजन नहीं देना चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। विच टूल इज़ इसेंशियल फॉर रिसर्च एनालिस्ट व्हेन वर्किंग विथ डाटा। रिसर्च एनालिस्ट जो होता है डाटा के साथ काम करते करते समय कौन से उपकरण आवश्यक है, यानी इसेंशियल टूल्स की बात की गई है, कौन से टूल्स जो है उसके लिए वो आपके एक तरीके से आवश्यक है। फोटोशॉप तो ये तो होता नहीं है। ऑप्शन बी एक्सेल, स्प्रेडशीट एंड अदर डाटा एनालिसिस टूल्स। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ये भी नहीं होता है, म्यूजिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, एक्सेल, स्प्रेडशीट एंड अदर डाटा एनालिसिंग टूल्स। तो ये एक रिसर्च एनालिस्ट होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। एक्सेल का तो नॉलेज होना ही चाहिए आपको अच्छे से। चलते क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा इस पार्ट 1 का। सेबी एक्सपेक्ट एनालिस्ट टू वर्क विथ ऑनेस्टी एंड। सेबी अपेक्षा करता है कि एक डाटा एनालिस्ट जो है वो ईमानदारी से, और यहाँ पे आएगा ब्लैंक, फॉलोइंग इट्स रूल्स बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि एक तो ईमानदार होना चाहिए और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा नैतिकता होनी चाहिए, यानी एथिक्स जो है उसको वो फॉलो करे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एथिक्स यानी नैतिकता। देखिए यहाँ पे हमने इस पार्ट 1 में, चैप्टर 1 में यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शंस नहीं दिए। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा वहाँ से हम आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशंस से संबंधित हमारी ये पार्ट 1 था, चैप्टर 1। अभी आपको कई पार्ट में बहुत सारे MCQs देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और इससे आप आसानी से अपना एग्ज़ाम जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है वो आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपको कई पार्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न में ही आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस सर्टिफिकेशन से रिलेटेड या किस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।